Hello and welcome to online platform of Aviation Institute. I am Shobhushachi sir and today we will discuss about fundamental rights. तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो फर्स्टली इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये हम लोगों ने लिया है फ्रॉम यूएसए। इसको यूएसए से लिया गया है। नेक्स्टली कौन सा वाला पार्ट में है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इट। और कौन सा आर्टिकल में है। तो आर्टिकल में आपको याद रखना होगा कि आर्टिकल 12 to 35 डील्स विथ इट। और क्या याद रखोगे आप लोग। फंडामेंटल राइट्स added to Indian Constitution by the 42nd Amendment Act। कब है ये, कब से एप्लीकेबल है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ आपको याद भी रखना होगा कौन सा वाला साल। तो याद रखोगे 1976। और इसीलिए 42nd अमेंडमेंट का और भी एक तो नाम है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और क्या याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स are enforceable by court of law। तो क्या याद रखोगे आप लोग। फर्स्टली हम लोगों ने क्या पाया, ये कॉन्सेप्ट जो है मतलब फंडामेंटल राइट्स कौन सा वाला कंट्री से हम लोगों ने लिया है। तो याद रखोगे यूएसए से लिया गया है। नेक्स्टली कौन सा वाला पार्ट में है। तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमको इसके बारे में विस्तार से पता चलता है। और कौन सा वाला आर्टिकल में है। तो 12 से लेकर 35 तक हमको फंडामेंटल राइट्स के विषय में हमको पता चलता है। और फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और फंडामेंटल राइट्स के और क्या याद रखना होगा, दीज आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई बंदा अपना फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाया तो वो क्या कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए एक्शन ले सकती है। ठीक है। आगे देखते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो क्या है, तो अभी हम लोग एक एक करके अभी फंडामेंटल राइट्स में एंटर करेंगे। ठीक है। तो पहला वाला आर्टिकल में क्या था। और पहला वाला आर्टिकल में हम लोग क्या पाएंगे। तो आर्टिकल 12 में हम पाएंगे इसका डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन। ये फंडामेंटल राइट्स आर सम बेसिक राइट्स दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल टू द बेस्ट पॉसिबल सेल्फ। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, कुछ बेसिक राइट्स है। और आर्टिकल 13 में क्या है, दैट द स्टेट विल not make any laws that will hamper our fundamental rights। मैं एकदम किताब का हिसाब से नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बेसिक जो बात है वही बोल रहा हूँ। तो ये आर्टिकल 13 में क्या है, ये कंट्री जो है स्टेट मतलब गवर्नमेंट या कंट्री ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगी जिसके द्वारा फंडामेंटल राइट्स हैम्पर्ड हो। तो हमको 12 और 13 मिल गया। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, अभी फंडामेंटल राइट्स में हम लोग और विस्तार में उस विषय को देखेंगे। तो आगे क्या आएगा, नेक्स्ट हम लोग राइट्स देखेंगे। तो पहले वाला राइट क्या है, तो
पहला वाला राइट है, राइट टू इक्वलिटी। और एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अभी कितना 2 है, अभी 6 फंडामेंटल राइट्स है। कौन सा वाला फंडामेंटल राइट को हम लोग हटाएं, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हम लोगों ने फंडामेंटल राइट से हटाया है। अभी वो कहाँ पे है, पहले वो आर्टिकल 31 में था, अभी उसको हम लोग कहाँ पे रखे हैं, उसको अभी आर्टिकल 300A में रखा गया है। और राइट टू प्रॉपर्टी को अभी क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है लीगल राइट। और 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में इसको फंडामेंटल राइट से हटाया गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं राइट टू इक्वलिटी, ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा आपका आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। तो आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में है एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ and no one is above law। और क्या, under same condition law will treat people equally। ओके, तो क्या याद रखोगे आप लोग, आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में है ये लॉ सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा और लॉ के सामने सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब एवरीवन इज बिफोर लॉ, एज पर लॉ इज कंसर्न्ड एवरीवन इज इक्वल एंड एज पर द सेम कंडीशंस आर कंसर्न्ड को, तो क्या होगा, सेम कंडीशन में सबको सेम वाला प्रिविलेज भी मिलेगा। आर्टिकल 14 में क्या है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड नो वन इज अबव लॉ, अंडर सेम कंडीशन लॉ विल ट्रीट पीपल इक्वली। तो लॉ के सामने सबको इक्वल है और किसी को भी आप एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दोगे। और क्या होगा, लॉ जो है सबके लिए सिमिलरली एप्लीकेबल होगा। तो ये वाला पॉइंट को हम लोग को अच्छे से याद रखना है। तो नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग क्या पाएंगे, आर्टिकल 14 के बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में क्या देखने को मिलेगा, आर्टिकल 15 में है ये देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, कलर, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब किसी को भी आप स्पेशल प्रिविलेज आप नहीं दोगे किसके बेसिस में, या किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, वो कैसा देखने में है या उसका क्या पर्सनालिटी है उसको सामने रखते हुए आप किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दोगे, सबके लिए आप इक्वल सिस्टम रखोगे। तो यहाँ पे हमने क्या पाया, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, कलर, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब एक आदमी कैसा देखने में है या उसका बर्थ कहाँ हुआ है इसको सामने रखते हुए आप किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दोगे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं और क्या है। Equal opportunity in case of public employment।
तो यहाँ पे क्या पाया हमने, आर्टिकल 16 में क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब में सबका इक्वल राइट रहेगा। उसके बाद क्या है आर्टिकल 17 में, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी को भी टचेबल या अनटचेबल बोल के आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे। और आर्टिकल 18 में क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब आगे के पहले के ज़माने में राजा, नवाब, राय बहादुर ये सब यूज़ किया जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन सब सिस्टम्स के एकदम डेड अगेंस्ट में है, मतलब आज के डेट में कोई भी आपका अपने नाम के साथ राजा, नवाब, राय बहादुर ये यूज़ नहीं कर पाएगा। एक्सेप्शंस कहाँ है, एक्सेप्शंस है जो डॉक्टर्स हैं वो अपने नाम के साथ डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास मेडिकल एसोसिएशन का सर्टिफिकेट है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग अपना नाम के साथ अपना डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होगा, वो क्या, ये वो लोग आफ्टर रिटायरमेंट वो लोग अपने नाम के साथ अपना डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, लेकिन उनको ये लिखना मैंडेटरी होगा क्या, जो वो एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मतलब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद अपना डेजिग्नेशन लिख सकता है, लेकिन उनको ये भी मेंशन करना मैंडेटरी होगा जो वो आज के डेट में रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट राइट में क्या आएगा। नेक्स्ट राइट हम लोग रखेंगे, हमको जो पढ़ना है वो है राइट टू फ्रीडम। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, यह आपको मिलेगा आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे होगा पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद होगा फ्रीडम ऑफ असेंबली। उसके बाद होगा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, ट्रेड, और फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट। तो इसमें क्या याद रखना है, तो आर्टिकल 19 में हमको कितना टू फ्रीडम मिल रहा है, तो आपको याद रखना होगा 6 फ्रीडम्स मिल रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पहले क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप जो सोचते हो बोलने का अधिकार आपको दिया गया है, और ये इनबॉर्न इंडियन सिटीजन के लिए ही एप्लीकेबल होगा। बाहर का कोई अगर इंडियन सिटीजनशिप पाता है तो उसके लिए ये वाला राइट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, मतलब कहीं पे भी आप असेंबल हो सकते हो, लेकिन वहाँ पे कोई आर्म्स लेके नहीं जाना है। नेक्स्टली क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इंडिया के ऑल थ्रू इंडिया में आप मूव कर सकते हो फ्रीली, आपको रोकने टोकने वाला कोई है नहीं। लेकिन याद रखना होगा जहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर या फिर इंडिया एज अ होल कंट्री का इंटरेस्ट अगर कहीं पे हैम्पर्ड होता है तो आपका जो फंडामेंटल राइट्स वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो आपके पास है, लेकिन आप सोचे जो आज आर्मी का रिस्ट्रिक्टेड एरिया में मैं घूम के आऊँगा तो वो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या था,
एसोसिएशन, मतलब आप ट्रेड यूनियन बना सकते हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, वो वाला राइट आपको दिया गया है। और उसके बाद क्या था, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आप कोई भी जॉब में इन्वॉल्व हो सकते हो, लेकिन वो जॉब किसी भी कारणवश इंडियन इंटरेस्ट को गवर्नमेंट को हैम्पर नहीं करना चाहिए। तो आपको ये वाला चीज़ याद रखना है कि आप कोई भी जॉब में एब्जॉर्ब हो सकते हो, या आपका मन मर्जी है, गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर नहीं करेगी। गवर्नमेंट का भी इंटरफियर करेगा अगर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट आपके वजह से हैम्पर्ड हुआ या कंट्री का इंटरेस्ट आपके वजह से हैम्पर्ड हुआ। उसके बाद क्या था, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, इंडिया के कहीं पे भी आप रह सकते हो, वहाँ पे घर बना सकते हो, परमानेंटली सेटल कर सकते हो, इसमें गवर्नमेंट ने आपको खुला छूट दे के रखा है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं और क्या राइट्स हैं। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, आर्टिकल 19 में आपको कितना टू फ्रीडम मिल रहा है, तो आपको याद रखना होगा 6 फ्रीडम्स मिल रहा है आपको, और ये कहाँ अप्लाई होगा, इंडियन टेरिटरी में ही अप्लाई होगा, और इसको हम लोग हमारे फंडामेंटल राइट्स में रखते हैं। और क्या याद रखना है, जी यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स है। कभी कभी क्वेश्चन करता है जे फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ है, तो आपको याद रखना होगा जो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में कहा गया है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी इंक्लूड किया जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं आगे वाला आर्टिकल्स में क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या होगा हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या पाएंगे हम लोग, अच्छा नेक्स्ट आर्टिकल में क्या देखेंगे, आर्टिकल 20 में क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉन्विक्शन ऑफ क्राइम। इसको अच्छे से याद रखना है, मतलब एक इंसान जब तक उसका क्राइम प्रूव नहीं होता है उसको हम लोग क्या पकड़े, उसको क्या कौन सा वाला ट्रीटमेंट मिलेगा, उसको आप इनोसेंट पकड़ के ही चलेंगे। मतलब जब तक ना आपका क्राइम प्रूफ होता है तो उसको हम लोग इनोसेंट ही मान के चलेंगे। वही वाला चीज़ यहाँ पे आर्टिकल 20 में है, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉन्विक्शन ऑफ क्राइम। उसमें क्या है, जो जब तक आपका क्राइम प्रूफ नहीं होता है तो तब तक जुडिशियल सिस्टम आपको इनोसेंट मान के ही चलेगी। उसके साथ और एक चीज़ है, एक ही क्राइम के लिए आप एक ही बंदे को 2 बार पनिश नहीं कर सकते हो, तो वो वाला चीज़ भी यहाँ पे है, इसको कहा जाता है डबल जियोपार्डाई। तो आर्टिकल 20 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आएगा, ये जब तक आपका क्राइम प्रूफ नहीं होता है आपको इनोसेंट ही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल में क्या आएगा, नेक्स्ट आर्टिकल में आएगा आर्टिकल 21 में क्या आएगा, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये कहाँ आएगा, ये आएगा आर्टिकल 21 में। इसका विषय क्या है, ये जो फंडामेंटल राइट है इसको कभी भी आप सस्पेंड नहीं कर पाओगे। बाकी जितना भी फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड करने का पावर उनके पास होगा। तो ये वाला फंडामेंटल राइट जो है इसको आप कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकोगे। इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब ये जो फंडामेंटल राइट है इसको आप बंद नहीं कर पाओगे। और इसमें मेन इसका एसेंस क्या है, इसका एसेंस है एक आदमी को जीने का जो राइट है उनको दिया जाएगा। मतलब वो इंडियन सिटीजन है और इंडिया के पेरिफेरी में वो शांति से रह पाएंगे और जी सकेंगे। और उनको क्या राइट दिया जाएगा, उनको पर्सनल लिबर्टी दिया जाएगा। मतलब वो जो सोचते हैं या जो करना चाहते हैं वो उनको करने का पूर्ण अधिकार होगा। लेकिन आपको एक पॉइंट बार बार कहा जा रहा है, क्या जे आपका राइट यूज़ करते हुए अगर कंट्री का इंटरेस्ट हैम्पर हुआ तो आपका फंडामेंटल राइट्स जो है वो अपना यूटिलिटी खो देगा। ठीक है, और क्या याद रखोगे आप लोग, नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग देख लेते हैं क्या है। और नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है आर्टिकल 21A। इसको भी याद रखना है। इसमें क्या है, इसमें आएगा आपका राइट टू एडुकेशन। तो राइट टू एडुकेशन जो है ये आएगा 21A में। और ये कैसे ऐड हुआ है आपको ये भी याद रखना है कि बाई 86th अमेंडमेंट एक्ट। तो आगे देख लेते हैं क्या है 21 सब क्लॉज ए में। तो हम लोग आर्टिकल 21 तक पढ़े, तो आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए में क्या हुआ है, राइट टू एडुकेशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है बाय द 86 अमेंडमेंट एक्ट। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल 22 में क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब
किसी को अगर आपको अरेस्ट करना है तो थ्रू अरेस्ट वारंट ये होगा। इसमें दो चीज़ों को आपको याद रखना है, जो यहाँ पे एजमा और मिसा के बारे में भी कहा गया है। तो एजमा क्या है? एजमा होगा एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट है, मेंटेनेंस एक्ट। और मिसा क्या है? मिसा है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इन एक्टों को यूज करके क्या किया जा सकता है? गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट में भी कोई पनिशमेंट देने का पावर होल्ड करता है। तो वही वाला चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। जो आर्टिकल 22 में क्या कहा गया है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन, मतलब आप ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अरेस्ट करने के लिए आपको वारंट चाहिए होगा। और नेक्स्टली क्या कहा गया है? कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर अरेस्ट करना है उनका काम के लिए तो गवर्नमेंट ये कर सकती है। और गवर्नमेंट का जो पावर्स है ये डिफरेंट एक्ट्स में दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंटली ये दोनों एक्ट्स को आपको याद रखना है। जो एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पकड़ने का प्रावधान होगा उनको अगर अपना काम ठीक से नहीं किए तो। और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा भी गवर्नमेंट में ये पावर है, जिसको यूज़ करते हुए गवर्नमेंट अपना मैकेनिज्म से किसी भी एम्प्लॉय या कोई भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं और क्या है। अच्छा, नेक्स्ट देख लें कौन सा वाला आर्टिकल है। तो नेक्स्ट कौन सा वाला राइट्स है उसके ऊपर भी हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे। तो क्या है? राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन सा वाला आर्टिकल में होगा? तो ये आ गया आपका आर्टिकल 23 एंड 24। तो आर्टिकल 23 में क्या है? यहाँ पे कहा गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ए क्राइम। और क्या आर्टिकल 24 में क्या पाएंगे हम लोग? यहाँ पे कहा गया है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years can be employed in dangerous works। मतलब आर्टिकल 23 में कहा गया है कि किसी को भी आप फोर्स लेबर नहीं बनाओगे, वो आर्टिकल 23 में है। और 24 में क्या है? नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years कैन बी यूज्ड इन डेंजरस जॉब्स। मतलब कोई भी बच्चा जिसका उम्र 14 ईयर से नीचे है तो उसको ऐसा किसी भी जॉब में आप अपॉइंटमेंट नहीं दोगे जिसमें उसका लाइफ रिस्क हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये कौन सा वाला फंडामेंटल राइट चिल्ड्रंस के लिए एप्लीकेबल होगा? तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 24 ही एकमात्र है जो चिल्ड्रन के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों का एज को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राइट देखेंगे क्या है। नेक्स्ट राइट में क्या आएगा? तो नेक्स्ट राइट है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा आपका आर्टिकल 25 से 28 तक। तो आर्टिकल 25 में क्या है? यहाँ पे आएगा फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियन। आर्टिकल 26 में क्या पाएंगे हम लोग? फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 में क्या पाएंगे? एबोलिशन ऑफ रिलीजियस टैक्सेस
और 28 में क्या आएगा? फ्रीडम टू प्रैक्टिस religious affairs in certain educational institutions. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पाया? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम ये कहाँ पे है? ये 25 से लेकर 28 तक है। तो 25 में क्या पाया हमने? फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, मतलब आप कौन सा कोई सा रिलीजन पे जिस पे आपको फेथ है वो आप परफॉर्म करोगे। इसमें और भी एक चीज़ है, कोई बंदा अगर उसको किसी भी रिलीजन पे कोई फेथ नहीं है, जो कि एथीइस्ट है, उसको भी आप इंडिया में रहने का राइट दोगे। इंडिया में रहने के लिए आपको कोई रिलीजन को, पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करना है। इसलिए इंडिया को कहा किया जाता है सेकुलर कंट्री, मतलब यहाँ पे सब कोई अपना रिलीजन को फॉलो कर सकता है। जैसे हम लोग पाकिस्तान को कहते हैं मुस्लिम कंट्री, या अरब अमीरशाही को कहा जाता है इस्लामिक कंट्री, या बांग्लादेश को भी हम लोग कहते हैं मुस्लिम कंट्री, नेपाल को तो कहा जाता है हिंदू कंट्री। वैसा कोई भी टर्म यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे सबको अपना रिलीजन को मानने का पूर्ण छूट दिया गया है। उसके बाद क्या है, आप जिस रिलीजन पे आपका फेथ है आप रिलीजियस रिचुअल्स भी कर सकते हो। आर्टिकल 27 में क्या है, जो गवर्नमेंट जितना भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उनके ऊपर कभी भी किसी भी कारणवश कोई टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। और आर्टिकल 28 में क्या है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजियस अफेयर्स इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट का फंड से नहीं चलता है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है या प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस है, वहाँ पे अगर आप कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रीच करना चाहते हो वो करने का राइट आपको दिया गया है, जैसे मिशनरी स्कूल में हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए, आज हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाई किया। तो इसी तरह का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए एविएशन इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।